पाठ 3 शुरू करते हैं। आज हम संपत्ति के प्रकार देखेंगे। पैसा कहाँ रखना है, यही इन्वेस्टिंग का पहला असली फैसला होता है। सेविंग्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, हर एक सेफ्टी और बढ़ने की रफ्तार के स्पेक्ट्रम पर अलग जगह बैठता है। आज का एक सादा सिद्धांत याद रखें, जितना सुरक्षित एसेट उतना धीरे बढ़ता है और जितना तेज कमा सकता है उतना ज्यादा जोखिम आमतौर पर साथ आता है। यह स्पेक्ट्रम समझ आ जाए तो अपनी स्थिति के हिसाब से सही एसेट चुनना काफी आसान हो जाता है। इन्वेस्टिंग का सबसे बुनियादी नियम यही है, सुरक्षित एसेट धीरे बढ़ता है और जो तेजी से बढ़ सकता है वो बड़ा नुकसान भी दे सकता है। उदाहरण, बैंक एफडी या सेविंग्स पर सालाना करीब 6-7 मिल सकता है और मूलधन लगभग सुरक्षित रहता है। उल्टा, बिटकॉइन जैसा क्रिप्टो एक महीने में 30-50 उछल भी सकता है और 50-70 गिर भी सकता है। बाएं तरफ लो रिस्क सेविंग्स जीसेक बटा सरकारी बॉन्ड्स, दाएं तरफ हाई रिस्क बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो लेवरेज। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज बीच में हैं, हर एक का अपना रिस्क रिटर्न बैलेंस अलग है। जरूरी बात, सिर्फ ऊंचा रिटर्न पीछे भागना जवाब नहीं है। पहले सोचो कितना नुकसान सहन कर सकते हो, फिर उसी दायरे में एसेट चुनो। और एक ही एसेट में सब मत डालो, कई तरह में बांटोगे तो पूरी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। यही कोर आइडिया है। सबसे सुरक्षित एसेट्स हैं बैंक, सेविंग्स, एफडी और सरकारी बॉन्ड्स। भारत में डिकॉच बैंक डिपॉजिट्स को आमतौर पर प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक 5 लाख रुपए तक कवर करता है। बैंक डूबे तो भी वह सुरक्षित रकम वापस आती है। बॉन्ड का मतलब है वादा, तुम्हारा पैसा उधार लूंगा, ब्याज दूंगा। स्क्रीन पर दिख रहा इंडिया 10 ईयर जीसेक यील्ड उसी वादा का क्लियरेस्ट उदाहरण है। जब सरकार वादा करे उतना सॉलिड कम ही होता है, लेकिन बहुत सुरक्षित होने की वजह से बढ़ने की रफ्तार धीमी है। आज के माहौल में सालाना करीब 6-7 एफडी बॉन्ड रिटर्न अच्छा माना जाता है। सोचो जैसे हर महीने तनख्वाह का छोटा हिस्सा चुपचाप बचा रहे हो, स्टेडी, शानदार नहीं। इन्फ्लेशन समस्या बनाता है। अगर कीमतें चाहे 10 रुपए 20 रुपए वाला असर याद रखो, तुम्हारे ब्याज से तेज बढ़े। भारत में हाल के सालों में अक्सर सालाना करीब 5-7 इन्फ्लेशन, तो खाते का नंबर बढ़ते हुए भी परचेसिंग पावर घट सकती है। आरबीआई भी इसी बैलेंस पर नजर रखता है। इसलिए सिर्फ लो रिस्क एसेट्स से लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की सीमा है। सेफ्टी और ग्रोथ का संतुलन जरूरी है। कई लोग पीएनपीएसईएलएसएस को इसी संतुलन का हिस्सा बनाते हैं। स्टॉक यानी कंपनी का एक छोटा टुकड़ा खरीदना। स्क्रीन पर दिख रहे निफ्टी 50 की तरह कंपनी कमाए तो डिविडेंड या शेयर प्राइस बढ़ने से आपको फायदा हो सकता है। सेंसेक्स भी उसी कहानी का दूसरा बड़ा बैरोमीटर है। इतिहास में 20 साल से ज्यादा लंबे समय स्टॉक्स रखने पर अक्सर इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न मिला है। लेकिन एक साल के हिसाब से तेज उतार चढ़ाव होता है। जैसे लॉन्ग टर्म फ्लाइट टिकट का दाम लगभग तय, शॉर्ट टर्म टिकट मौसम और ईंधन पर उछलता है। रियल एस्टेट यानी मकान, जमीन जैसी असली चीज का मालिक होना। नई जगहें सीमित होती हैं, हर साल मेंटेनेंस लगता है, फिर भी लंबे दौर में कीमतें अक्सर ऊपर जाती दिखती हैं, खासकर बड़े शहरों में।
गोल्ड या क्रूड जैसे कमोडिटीज महंगाई के समय कीमत बढ़ा सकते हैं। 2021 जैसी ऊंची इन्फ्लेशन में गोल्ड और ऑयल ऊपर गए, इसलिए कई भारतीय इन्हें इन्फ्लेशन हेज या रक्षा के रूप में रखते हैं। स्टॉक्स और रियल एस्टेट कई वयस्क इन्वेस्टर्स का बुनियादी हिस्सा होते हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट समय के साथ वैल्यू बढ़ने की प्रवृत्ति वाले ग्रोथ एसेट्स। डिमैट खाते से इक्विटी सिप और ईएलएसएस इसी श्रेणी से जुड़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे बिटकॉइन की तरह क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल एसेट में से एक है। क्रिप्टो कुछ दिनों में 30-50 ऊपर या नीचे जा सकता है। बिटकॉइन ने बुल मार्केट जैसे 2020 से 2021 में एक साल में लगभग 3 गुना तक भी उछला, लेकिन बियर मार्केट में उल्टा 70-80 गिर भी चुका है। चार्ट पर खुद देख लीजिए। लेवरेज और भी खतरनाक है। उधार लेकर ट्रेड करना मुनाफा 2-3 हो सकता है, नुकसान भी उतने ही गुणक से बढ़ता है। चरम पर पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। भारत में एफओ मार्जिन भी इसी परिवार का जोखिम है। एससीबीआई ने रिटेल एफओ लॉसेस पर बार बार चेतावनी दी है। इसलिए कॉन्जर्वेटिव गाइडलाइन के तौर पर कुल इन्वेस्टेबल पैसे का सिर्फ 10-20 ही ऐसे हाई रिस्क एसेट्स में रखने की सलाह दी जाती है। उम्र, आय और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से व्यक्तिगत फर्क बड़ा होता है। कोर बात, जिस एसेट को समझे बिना बड़ी रकम डालो वो इन्वेस्टिंग नहीं, जुआ है। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपना पैसा कई तरह की संपत्ति में बांटना। कहावत याद रखो, सारे अंडे एक टोकरी में रखोगे तो टोकरी गिरते ही सब टूटेंगे, कई टोकरियों में बांटोगे तो जोखिम घटता है। असल में स्टॉक्स गिरते समय बॉन्ड्स कभी कभी ऊपर जा सकते हैं। रुपए कमजोर हो तो गोल्ड या डॉलर लिंक्ड एसेट्स मदद कर सकते हैं। इसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। एलोकेशन का यही दिल है। उम्र एक रेफरेंस पॉइंट है। उदाहरण 20S में समय ज्यादा है तो सेफ 20 प्लस इक्विटी 70 प्लस हाई रिस्क 10 से शुरू सोचा जा सकता है। 50S में अक्सर सेफ 40 प्लस इक्विटी 45 प्लस बॉन्ड्स 15 जैसा बेस देखा जाता है। सिप और डिमैट के जरिए इक्विटी हिस्सा आसानी से चलाया जाता है। लेकिन उम्र से ज्यादा जरूरी है कब तक इन्वेस्ट करोगे। लक्ष्य कितने रुपए हैं? 5 रुपए लाख, 50 रुपए लाख, 1 रुपया करोड़, और कितना नुकसान सहन है? पहले ये साफ करो। सबसे बड़ा नियम, एक ही एसेट पर ऑल इन मत जाओ। वही 1 रुपया लाख भी अगर बांटकर रखा जाए तो वॉलेटिलिटी अक्सर काफी कम महसूस होती है। पाठ 3 का सार निकालते हैं। पहला, हर एसेट सेफ्टी स्पीड के स्पेक्ट्रम पर बैठता है। जितना सुरक्षित उतना धीरे कमाई, जितना तेज उतना बड़ा नुकसान संभव। दूसरा, सेविंग्स एफडी और जीसेक सबसे सुरक्षित, स्टॉक्स रियल एस्टेट कमोडिटीज बीच में, क्रिप्टो लेवरेज सबसे जोखिम भरे। तीसरा, एक एसेट में सब मत डालो, कई एसेट्स में बांटोगे तो कुल नुकसान का झटका कम हो सकता है। अगले पाठ 4 में देखेंगे बाजार कैसे चलता है, डिमांड सप्लाई, ऑर्डर बुक, लिक्विडिटी जैसे छिपे हुए नियम। यह कोर्स सिर्फ वित्तीय शिक्षा के लिए है, निवेश सलाह नहीं। हर खरीद बिक्री का फैसला और जिम्मेदारी आपकी है।